कि दोहरा मतलब कि उनका स्थानीयता नहीं होना चाहिए। कहीं एक टांग यहाँ पे है, एक टांग वहाँ पे है, कि आपका गुजरात के निवासी है वो यहाँ पे आके रह रहे हैं और मतलब कि यहाँ से भी आपका वोट वोट दे रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मतलब का मतलब होता है जो कि आदिवासियों का खून चूसते हो। और ये मैं साफ साफ कहना चाहूंगी कि आदिवासियों का खून चूसने वाले कोई गैर आदिवासी नहीं होते हैं, बल्कि आदिवासी होके ही आदिवासी का खून चूसते हैं, उनको भी दिकू हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कहना सही है कि मुख्यमंत्री अब तक जो बनते आए हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी ही रहे हैं, लेकिन आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासियों की स्थिति झारखंड में बहुत खराब है। चाहे नौकरी भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का, जिसके सेक्शन 41-42 में अनुसूचित क्षेत्र की बात है, और उसमें ना सिर्फ आदिवासी की बात है बल्कि एससी समुदाय की भी उसमें बात है कि अगर अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि अगर रांची का उदाहरण ले ले, रांची यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ पे किसी आदिवासी की जमीन पे कोई प्रोजेक्ट बैठता है या किसी की जमीन पे कोई प्रोजेक्ट बैठता है, तो सबसे पहले मतलब कि वो प्रोजेक्ट वहां पे बैठ ही नहीं सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ पे एसटी और एससी है उस पे वो बैठ ही नहीं सकता है, लेकिन विकास कार्य के लिए बहुत अगर जरूरी हो जाता है और कहीं तो कहीं पे जमीन उपलब्ध है कि नहीं, कहीं और जमीन उपलब्ध नहीं है, तब जाके यहाँ पे वो प्रोजेक्ट बैठेगा, लेकिन उसके लिए भी ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। तो यहाँ भी प्रमुखता से उठाती है डेमोग्राफिक चेंज की जो बात करती है, जहाँ पे बांग्लादेशियों को यहाँ पे झारखंड में बसाया गया है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भले ही विपक्ष इस बात को उठा रहा है प्रमुखता से, लेकिन आदिवासी राज्य और आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है। आदिवासियों को ही नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलती। बात अगर सरकारी स्तर पर करें तो जो सीसीएल की नौकरी होती है, जहाँ पे कोल माइंस है, जिसके लिए झारखंड फेमस है, तो वहाँ भी आदिवासियों को प्रमुखता से नौकरी में प्राथमिकता में रखा जाए, तो वैसा नहीं होता है। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां या संस्थान है वहाँ भी ऐसा नहीं होता है। तो झारखंड बना आदिवासियों के लिए, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, मगर आदिवासियों को ही ये हक अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है। जोहार, नमस्कार। झारखंड राज्य की 25वीं स्थापना दिवस आने वाली है। 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए। झारखंड बनने की वजह थी यहाँ के जो स्थानीय झारखंडी निवासी हैं, विशेषकर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को हक अधिकार दिलाना, उनको उनका संवैधानिक अधिकार दिलाना। कहाँ तक कामयाबी मिली, इसी का आज हम अवलोकन करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बबीता कच्छप जी हैं। सबसे पहले बबीता जी, आपको हमारी तरफ से जोहार। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत जोहार, झारखंडी जोहार हमारी तरफ से, कि जहाँ पे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से आज मीडिया बदनाम है, आप यहाँ के झारखंड के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं और सही खबर को रख रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपकी मीडिया को भी बहुत बहुत जोहार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये काम ही है हमारा, उसी को निभाने की कोशिश कर रहे। झारखंड 25 साल हो गए हैं। जब ये झारखंड राज्य बना होगा उस समय आप भी स्टूडेंट रही होंगी, काफ़ी सारी चर्चाएं सुनती होंगी, झारखंड बनने के बाद ऐसा हो जाएगा। झारखंड बनने के तुरंत बाद लोगों के मन में एक उत्साह, एक खुशी भी देखा होगा। आज उस घटना को 25 साल हो गए हैं। आज उस समय जो लोगों के मन में आप उम्मीदें देखती थी, खास करके जो झारखंडी जनमानस के लोग थे, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय से थे, तो उन लोगों के मन में आज 25 साल के बाद में आप झारखंड बनने के मकसद को कहाँ तक कामयाब देख पाती हैं? देखिए, जग जाहिर है कि 2000 ईस्वी में झारखंड जो है अलग हुआ था बिहार से, और बिहार से अलग होने के पीछे उनका स्पष्ट रीजन यही था। ऐसे तो झारखंड की मांग वृहद झारखंड की थी, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया किसी राजनीतिक वजह से, लेकिन झारखंड मिला भी हमको। तो झारखंड बनने के पीछे जिन लोगों का भी योगदान रहा था, उनकी सबसे पहले तो मांग यही थी कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा के साथ में नौकरी रोजगार मिलना चाहिए था। वो चीज हो नहीं पाया है। 1932 खतियान की बात करते थे, और यहाँ तक कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये दो मुख्य मुद्दे थे जो यहाँ के खनिज, चूंकि आपका हम कहा जाए कि अंग्रेज के समय से ही गजेटियर ऑफ इंडिया में भी देखते आ रहे हैं, झारखंड पूरी तरह से खनिज यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो उस खनिज का इस्तेमाल यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों के लिए होना चाहिए था। कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है इस पे, जिसका यहाँ पे निराकरण होना चाहिए था, उनको लागू होना चाहिए था। लेकिन आज 25 साल होने जा रहे हैं। 15 नवंबर को कहीं ना कहीं झारखंड की स्थापना दिवस भी है, लेकिन इन 25 सालों में जिसकी कल्पना झारखंड के जो फोर फादर्स थे उन्होंने की थी, मुझे लगता है कि उसका रत्ती मात्र भी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। तो ये हमारे लिए कहा जाए कि झारखंड के लिए भी शर्म वाली बात है। जी।
बहुत ही गंभीर बात बताई आपने। और एक बात जो हम ज़िक्र में लाना चाहेंगे कि झारखंड बना झारखंडियों के लिए। झारखंडी जो जनता, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा भला होगा, उन्हें रोज़गार मिलेंगे, विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके उनका जीवन बहुत ज़्यादा विकसित होगा, ऐसी बातें थी। मगर आज एक आंकड़ा डराता है हमें, और ये आंकड़ा है आदिवासियों की तेज़ी से घटती हुई जनसंख्या, जो झारखंड के आदिवासियों को एक अज्ञात जो एक खतरा है, उसके डर से रूबरू कराती है। तो ये आदिवासियों की जो घटती जनसंख्या है, इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल कहा जाए कि अभी वर्तमान की सरकार के विपक्ष में जो है भाजपा सरकार, इसको काफी प्रमुखता से उठाती है, डेमोग्राफिक चेंज की जो बात करती है, जहाँ पे बांग्लादेशियों को यहाँ पे झारखंड में बसाया गया है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भले ही विपक्ष इस बात को उठा रहा है प्रमुखता से, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप संथाल क्षेत्र में चले जाइएगा, बाकी क्षेत्रों में भी हम आएंगे जरूर, लेकिन आप संथाल क्षेत्र में चले जाइएगा तो कहा जाता है कि सियासत आप करे भुगते आम जनता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय में ये हुआ था कि जहाँ पे बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, और फिर वो बांग्लादेशियों को इंदिरा गांधी के समय में यहाँ पे बसाया गया और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में बसाया गया। आज वो केवल एक कहा जाए कि यहाँ पे स्थायी निवासी बन के रह रहे हैं, और निवासी बनने के साथ साथ में आपको कहा जाए कि संरक्षण के लिए उनको यहाँ पे रखा गया था। और आज यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनसे शादी कर रहे हैं, और आदिवासी महिलाओं से शादी करके बकायदा उनकी जमीनें भी आदिवासी लड़कियों के नाम से, चूंकि पिता की जाति से ही आदिवासी महिला की जाति होती है, तो पिता की जाति आदिवासी है तो आदिवासी नाम से एसटी जमीन खरीद रहे हैं, और साथ ही साथ में नौकरी भी करवा रहे हैं। और प्लस सेकंड चीज क्या है कि जो क्या बोलते हैं आपका चुनाव लड़ने की जब बात आती है, तो चुनाव भी उसी सर्टिफिकेट से जो बाप की जाती है, भले ही वो बांग्लादेशियों से शादी कर रही हैं हमारी आदिवासी महिलाएं, लेकिन चुनाव भी बाप की जाति से ही लड़ रही है। तो डेमोग्राफिक चेंज जो मतलब कि वहां पे संथाल क्षेत्र में तो है ही साथ अगर हम कहा जाए झारखंड की बात करेंगे तो 13 जिले होते हैं जो कि अनुसूचित जिले हैं, जहां पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी, और बाकी के 11 जिले हैं वो सामान्य हैं। तो जो अनुसूचित क्षेत्र में भी कहा जाए कि एक जो मैंने बताया था 1932 का खतियान की चर्चा होती है, मेरा कहना है कि संवैधानिक बात भी अगर कहे तो 1950 को भी एक टारगेट लेके किया जा सकता है कि 1950 को तय करते हुए स्थानीय नीति यहाँ पे बना दिया जाना चाहिए। स्थानीय नीति होने से क्या होता है कि यहाँ के स्थानीय कौन है ये डिसाइडेड होता। अब होता क्या है कि अभी बिहार चुनाव में आप देख रहे होंगे SIR चल रहा है, ठीक है, तो वैसे लोग जो कि दोहरा मतलब कि उनका स्थानीयता नहीं होना चाहिए, कहीं एक टांग यहाँ पे है एक टांग वहां पे है, कि आपका गुजरात के निवासी है वो यहाँ पे आके रह रहे हैं और मतलब कि यहाँ से भी आपका वोट दे रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मतलब मुख्य मुद्दे थे आपके झारखंड बनने के, वो चीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। स्थानीय नीति तय होनी चाहिए। स्थानीय नीति तय होने के बाद में जो नियोजन नीति पे जो 1950 के बाद से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पिता यहाँ पे रह रहे हैं, दादा यहाँ पे रह रहे हो, उनको यहाँ की स्थानीयता मिलती तो आज झारखंड की स्थिति कुछ और होती। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि ना सिर्फ केवल सरकारी नौकरी की हम बात कर रहे हैं, अगर स्थानीयता तय होती है, मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की बात है तो प्राइवेट सेक्टर में चाहे किसी कंपनी, अब झारखंड में आप देखेंगे कि लगातार कई कंपनियां लगातार यहाँ पे आती जा रही हैं, तो कंपनियों में भी जो है अगर व्यापार रोजगार की बात करें तो रोजगार के तौर पे कंपनी में अगर भर्ती होती है तो यहाँ के स्थानीय, यहाँ के निवासी, यहाँ के आदिवासियों को मतलब प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, राजनीतिक बातों को दरकिनार करते हुए हम देखते हैं तो पाते हैं कि झारखंड में एक उदाहरण को छोड़ दें तो आदिवासी मुख्यमंत्री पहले थे और अभी वाले भी आदिवासी हैं, लगातार आदिवासी ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे। तो आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राज्य और आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है। आदिवासियों को ही नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलती। बात अगर सरकारी स्तर पर करें तो जो CCL की नौकरी होती है, जहाँ पे कोल माइंस है, जिसके लिए झारखंड फेमस है, तो वहाँ भी आदिवासियों को प्रमुखता से नौकरी में प्राथमिकता में रखा जाए, तो वैसा नहीं होता है। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां या संस्थान है वहाँ भी ऐसा नहीं होता है। तो झारखंड बना आदिवासियों के लिए, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, मगर आदिवासियों को ही ये हक अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि झारखंड में एक टर्म बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं दिकू। तो दिकू का मतलब लोग गलत समझते हैं। मेरा ये कहना है कि दिकू का मतलब होता है जो कि आदिवासियों का खून चूसते हो,
और ये मैं साफ साफ कहना चाहूंगी कि आदिवासियों का खून चूसने वाले कोई गैर आदिवासी नहीं होते हैं, बल्कि आदिवासी होके ही आदिवासी का खून चूसते हैं, उनको भी दिक्कू हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कहना सही है कि मुख्यमंत्री अब तक जो बनते आए हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासी ही रहे हैं, लेकिन आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासियों की स्थिति झारखंड में बहुत खराब है। चाहे नौकरियों की बात करें या फिर किसी कंपनी में उनको अगर रखने की बात करें, तो बाकी सारी चीजों की बात करें, व्यापार रोजगार की भी बात करें, तो आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी, आदिवासी सरकार होने के बाद भी आदिवासियों की वही स्थिति है। कारण सिर्फ ये है कि एक जो डेमोग्राफिक चेंज की मैंने बात की थी, जो वोट बैंक की जब बात आती है, तो वोट बैंक में कहीं ना कहीं जो यहाँ पे रहने वाली जनसंख्या है, जिनकी बहुतायत मात्रा है, आदिवासियों की जनसंख्या तो कम है और बाकी लोगों की जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है। बाकी लोगों से मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ के रहने वाले निवासी नहीं, बल्कि जो इस राज्य से बाहर के रहने वाले निवासी है, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो उड़ीसा के हो, किसी भी राज्य अन्य राज्य के लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, और रहने के लिए भी उनको कहा जाए कि क्राइटेरिया होना चाहिए, जिन 1950 के पहले से जिनके बाप दादा यहाँ पे रह रहे हो उनको ही स्थानीयता मिलनी चाहिए। अगर ये स्थानीय नीति यहाँ पे बन जाती, हमारी ही सरकार थी, आदिवासियों की सरकार थी, अगर मतलब वोट बैंक को ना देखते हुए अगर वो स्थानीय नीति तय कर देते, तो आज यहाँ पे जो जनसंख्या कहा जा रहा है कि दूसरे लोग लगातार यहाँ पे आके बसते जा रहे हैं, और अभी अभी आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो नौकरियों में जो भर्ती निकलती है यहाँ के स्थानीय लोगों, यहाँ के आदिवासियों से ज्यादा तो जो बाहरी लोग हैं इनको प्रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पर नौकरी के लिए। तो खुल के कहा जाए तो झारखंड जो है वो चारागाह बन चुका है कि कोई भी आओ, यहाँ पे जो खनिज है, यहाँ पे नौकरी है, इसको लूट के चले जाओ। तो मेरा यहाँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की सरकार को सबसे पहले, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जेएमएम की हो, या फिर कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी प्रमुख मतलब उद्देश्य यही होना चाहिए कि यहाँ के झारखंडी, यहाँ के आदिवासी, जिनके बाप दादाओं ने झारखंड को लड़ के लिया है और अपना खून पसीना यहाँ पे बहाया है, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। और सबसे पहले तो बात है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को वो तय करे, ताकि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, अभी मैं एक हाईकोर्ट का जजमेंट का उदाहरण देना चाहूंगी, रांची का, जहाँ पे अगर मैंने बताया कि 13 जिले जो है वो 5वीं अनुसूची में आते हैं, आदिवासी क्षेत्र है, जिसमें रांची भी एक है। तो बीच में आपको रोकते हुए एक आपसे बात कहूंगा कि ये 5वीं अनुसूची जो है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों को। जी चलिए, 5वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(1) में लिखित है और 2.5 पेज का आपको दिखेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा पावर है। कालांतर में कहा जाए कि आजादी की लड़ाई में सभी जाति के लोगों ने अपना अपना योगदान निभाया है, और जिसमें आदिवासी भी थे। तो कालांतर में अंग्रेजों ने ये देखा कि ये कौन लोग हैं, झारखंड के आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे जल जंगल जमीन इनका ही था, तो वहां पे ये कौन लोग हैं जो कि मर जाते हैं लेकिन लड़ना नहीं छोड़ते हैं। तब उनको मालूम चला कि ये आदिवासी यहाँ के जल जंगल जमीन के असली मालिक है। तब उन्होंने क्या किया कि बंगाल रेगुलेशन, मद्रास रेगुलेशन, बॉम्बे रेगुलेशन के नाम पे अलग अलग रेगुलेशन बनाए, जहाँ पे सामान्य व्यवस्था तो सब पे लागू होगी, लेकिन आदिवासियों पे जो सामान्य कानून या फिर कहा जाए कि पुलिस प्रशासन पे थोड़ा सा छूट रखा, और उन पे जल जंगल जमीन खनिज पे उनको विशेषाधिकार दिया अंग्रेज के समय में। तो अंग्रेज के समय में भी संविधान था, और वही जब भारत का संविधान बना 1950 में, तो अनुच्छेद 244(1) में मतलब इस चीज को डाला गया, उसी चीज को, जहाँ पे आदिवासियों को जल जंगल जमीन और खनिज पे विशेषाधिकार है। यहाँ पे 13 जिले जो है इसके अंदर में आते हैं, तो उसी को कहते हैं 5वीं अनुसूची। और इस पे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हुए हैं 5वीं अनुसूची को लेके, जहाँ पे जंगल जो है अगर आदिवासी क्षेत्र में है, उनके बाप दादाओं की जमीन पे है, तो उन पे पहला अधिकार यहाँ के आदिवासियों का होगा, सेकेंडरी यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उस गाँव में रहने वाले उन लोगों का होगा। तो यहाँ पे रांची में हाईकोर्ट में एक जजमेंट का भी हवाला मैं देना चाहूंगी, अगर डेमोग्राफिक चेंज की बात करें तो, कि अगर कहा जाता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र उन्हीं क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे 50% वहाँ पे ट्राइबल निवास करते हो। ये एक लोकुर कमेटी का हवाला, डेबर कमेटी का हवाला देते हुए कहते हैं, लेकिन संविधान में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो कालांतर में क्या हुआ 2010 के आसपास में कि कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाला कि यहाँ पे आदिवासियों की जनसंख्या मात्र 26% हो गई है और 50% की क्राइटेरिया है ढेबर कमेटी की, तो क्यों ना इस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र से हटा दिया जाए। तो वहां पे हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, वंस एन एरिया इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया देन इवन प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कैन नॉट वेरी थ्रू द सब्सिक्वेंट ऑर्डर। मतलब एक बार किसी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया
तो फिर राष्ट्रपति खुद भी उस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र से नहीं हटा सकते हैं। मतलब जनसंख्या वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि 5वीं क्षेत्र यानी कि आदिवासी क्षेत्र से हटाने का, वहां पे जो विशेषाधिकार से हटाने का। तो ये चीजें जो अभी यहाँ पे है कि सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए, जिस डेमोग्राफिक चेंज के नाम पे जो स्थानीय नीति नहीं बना रहे हैं, नियोजन नीति नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहरी लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों की गलती मैं नहीं कहूंगी जो कि यहाँ पे आके बस रहे हैं। अब खुला चारागाह है तो उनकी तो गलती नहीं है जो बाहर यहाँ पे व्यापार रोजगार के लिए आ रहे हैं, क्योंकि भारत के संविधान में भी लिखित है कि आप देश में कहीं पे भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, व्यापार रोजगार कर सकते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए था कि नियम बनाए कि यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासी जो है, इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए यहाँ की नौकरियों में। यहाँ के जो कंपनीज खुलते हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन खनिज के जो अधिकार हैं, अब खनिज का ही बोलिएगा, हमारे झारखंड के खूंटी में आपका 10 लाख टन सोना वहां पे परासी में सोना खदान के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है समता जजमेंट पे, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर आदिवासी क्षेत्र में कोई खनिज निकलेगा, सॉरी आपका, या फिर किसी अन्य क्षेत्र में भी, और एक जजमेंट है RM लोढ़ा का, उसमें ये जजमेंट में ये साफ लिखा हुआ है कि जिसकी जमीन होगी उसी का खनिज होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको ही मिलेगा। तो आदिवासी समिति के माध्यम से या फिर मतलब कि कहा जाए कि इस तरह से मतलब कि खनिज को निकाल सकता है। तो अब इस चीज पे सरकार को पहल करनी चाहिए कि जहां पे वो खनिज का जो लीज है किसी कंपनी को देती है, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों के लिए उस चीज को खोला जाना चाहिए था। वो 10 लाख टन सोना इतना है कि 6 लाख टन सोना तो अकेले आपका मसूरिका संघ के पास में अभी विश्व गुरु बन के बैठा हुआ है। अगर ये 10 लाख टन सोना अगर यहाँ के आदिवासी, यहाँ के स्थानीय निकाल ले तो शायद नौकरी के लिए दर दर भटकना उनको नहीं पड़े, कई पुश्ते यहाँ पर उनके बैठ के खाएंगे। तो इस पे पहल करनी चाहिए, स्थानीय नीति, नियोजन नीति के साथ में खनिज का जो कहा जाए कि खनिज को किस तरह से यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के लिए नियमावली बनाया जा सके, खान और खनिज अधिनियम का, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये 10 लाख टन अगर सोना सच में मिल जाते हैं यहाँ के आदिवासियों को, तो शायद हम गुजरात और पंजाब को भी पीछे छोड़ देंगे। दर्शकों, बातों ही बातों में आपको कई सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स का रेफरेंस सुनने को मिल रहा है। उसकी वजह है, और बबीता कच्छप जी से बात करने की वजह भी यही रही है कि ये झारखंड के आदिवासियों को कानूनी अधिकार से मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ पिटीशन भी आपने डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या वो क्षमा चाहूँगा, क्या वो पिटीशन है जो आपने डाला है और उसके पीछे का मकसद क्या है आपका? एक तो मैंने बताया कि पूरे देश में आदिवासी समुदाय ने भी आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, और वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी सारे उनको संवैधानिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन 1950 में संविधान बनने के बाद में उसी को 244(1) यानी कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के रूप में उनको पावर दिया गया। ठीक है, कहा जाए जंगलों पे भी अधिकार दिया गया है, खनिज पे भी अधिकार दिया गया है, जल जंगल जमीन खनिज इन सब पे फर्स्ट प्रेफरेंस उनका भी है उनके क्षेत्र में। लेकिन कहीं ना कहीं इन 70 से 75 साल में जो भी सरकारें अभी तक आई हुई हैं, उन्होंने कभी भी इन सारे आदिवासियों के प्रावधानों को कभी भी जमीनी स्तर पे लागू करने का प्रयास नहीं किया। तो मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था 2019 में, और जिसमें सीधे सीधे कहा जाए कि जो सामान्य कानून जो है वो अन्य क्षेत्रों पे लागू हो, लेकिन आदिवासियों पे लागू होने के लिए, जो कि उनकी अलग रूढ़ी प्रथा है, उनका कल्चर सिस्टम अलग है, बोली भाषा अलग है, तो कहीं ना कहीं जैसे सामान्य लोग जो है बौद्धिक रूप से मजबूत है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि आदिवासी समुदाय चूंकि उनकी भाषा अलग है तो पुलिस कार्रवाई को भी नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने सिस्टम बना के रखा हुआ था। ठीक यही चीज को लागू करने के लिए मैंने क्या सुप्रीम कोर्ट पे जो पिटीशन डाला हुआ है, तो उसमें मतलब आपका 2019 में जो पिटीशन डाला हुआ था, आप बताना चाहूंगी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया था, और 3 जजेस बैठे थे, उन्होंने उस पिटीशन को देखा, और फर्स्ट ही ये में पहली सुनवाई में उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा, जिसकी अभी लास्ट हियरिंग अभी नवंबर में होने वाला है। तो उसमें टीएसी के पावर, खासकर राज्यपाल के पास में जो स्वविवेक का पावर है, जहां पे वो अन्य समुदाय के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे मंत्रिमंडल की सहायता से, लेकिन आदिवासियों के विशेष अधिकार के लिए उनको अपने स्वतः उनका जो संज्ञान लेके उनको काम करना है, ये पावर है राज्यपाल के पास में आर्टिकल 163 के तहत संविधान के। दूसरी बात है कि कोई भी सामान्य कानून अगर आए आदिवासी क्षेत्र में, तो सबसे पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि 5वीं अनुसूची में साफ साफ मेंशन है,
तो वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएसी में आए सबसे पहले सामान्य कानून, वहाँ पे बहस होना चाहिए कि चूंकि आदिवासियों की ये रूढ़ी प्रथा है, कहीं ये कानून से उनके रूढ़ी प्रथा, उनकी जो व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है, उनको कहीं से तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उनके जल जंगल जमीन खनिज पे उनका जो पहला अधिकार है, उनको तो कहीं मतलब कि ये दिक्कत तो नहीं हो रही है उस कानून से। ये पहले टीएसी में आना चाहिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में आना चाहिए और तब जाके यहाँ पे लागू होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला हुआ है। साथ ही साथ वो डेमोग्राफिक चेंज की भी मैंने बात की थी, जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में जो है कि स्थानीय के अलावा जो बाहर से लोग आके बस रहे हैं, आप बांग्लादेशियों का उदाहरण देख लीजिए, तो वो लोग जो यहाँ पे आके बस रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब कि आदिवासियों के साथ में जो एसटी सीट है वो घटते जा रहे हैं। बाहरी लोगों की झारखंड राज्य के बाहर के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ में ही जो ट्राइबल पॉपुलेशन कम हो जा रहा है, वो कहीं जा नहीं रहे हैं। विस्थापन के साथ विस्थापन भी हो रही, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, एक तो विस्थापन भी हो रहा है, तरह तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, विस्थापन भी हो रहे हैं। दूसरी बात है कि बाहरी जनसंख्या भी आके आदिवासी क्षेत्र में बस रही है, तो कहीं ना कहीं वो डेमोग्राफिक चेंज होने की वजह से वो एसटी सीट जो रिजर्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जा रहा है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि एक बार किसी क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो उस क्षेत्र को हटाया नहीं जा सकता है। ये रांची हाईकोर्ट में ये ऑर्डर आ चुका है, तो ये बेस यहाँ पे भी बनना चाहिए कि एक बार कोई एमएलए सीट या एमपी सीट या फिर अन्य रिजर्व सीट है एसटी के लिए, उसको भी किसी तरह से हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि एसटी के लिए भी नहीं, एससी समुदाय के लिए भी इस अगर ये जजमेंट में कुछ अच्छा सा ऑर्डर आता है तो यहाँ के रहने वाले एसटी एससी समुदाय के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल, जो दर्शक हमारे एससी समुदाय से वो भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि लगातार एससी समाज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी अनदेखी हो रही है। जैसे रांची का जो मेयर का सीट है वो रोटेशन में होना था, एक बार एसटी को एक बार एससी को, लेकिन ऐसा हो नहीं सका प्रैक्टिकली। तो एससी समाज में कुछ नाराज़गी तो निस्संदेह है। तो अगर आपके इस प्रयास से अगर उन्हें भी कुछ राहत मिलती है तो बहुत ही आपका ये सराहनीय प्रयास उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा वरदान की तरह साबित होगा। आपने बातों में बताया कि यहाँ पे जो विस्थापन का मुद्दा है उसके वजह से भी यहाँ की जो आदिवासी समाज की जो आबादी है वो घटती जा रही है। और विस्थापित तो होते हैं आदिवासी ही ज़्यादातर, क्योंकि जो माइंस है वो अधिकांश जो निकलता, चाहे वो धनबाद का हो, चाहे वो तमाड़ का हो, चाहे खूंटी का हो, तो वो ट्राइबल एरिया में ही पाया जा रहा है। और वहाँ से उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिल पाता है, फिर वो वहाँ से विस्थापित भी हो जाते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक चेंज की लेते हैं। तो इस पर अगर आपसे समाधान पूछा जाए तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज पे मैंने फिर से बताना चाहूँगी, विस्थापन पे भी मैं आऊँगी बाद में, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए सबसे पहले तो स्थानीय नीति तय करना चाहिए सरकार को। अगर स्थानीय नीति तय हो जाता है तो एक क्राइटेरिया अगर फिक्स हो जाता है, जैसे मैंने बताया यहाँ के लोग डिमांड करें 1932 खतियान की, कि 1932 के पहले से जो यहाँ पे बाप-दादा रह रहे हैं उनको ही यहाँ का स्थानीय माना जाए। लेकिन किसी तरह से टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो संविधान जिस दिन से बना था उस दिन को भी क्राइटेरिया माना जा सकता है कि उस दिन से पहले से जो बाप दादा यहाँ पे निवासरत है उनको यहाँ का स्थानीय माना जाए। तो उससे क्या है कि बाकी सारी चीजों में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के स्थानीयों को लाभ मिलेगी। दूसरी बात मैंने बताया कि विस्थापन की, आपने सही कहा कि सारी कंपनियां या फिर सारे खनन या फिर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है वो मोस्टली अधिकतर आदिवासी लोगों के ही जमीन पे बिठाया जाता है और उनको विस्थापित किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एक्ट है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का, जिसके सेक्शन 41-42 में अनुसूचित क्षेत्र की बात है और उसमें ना सिर्फ आदिवासी की बात है बल्कि एससी समुदाय की भी उसमें बात है कि अगर अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि अगर रांची का उदाहरण ले ले, रांची यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ पे किसी आदिवासी की जमीन पे कोई प्रोजेक्ट बैठता है या किसी की जमीन पे कोई प्रोजेक्ट बैठता है तो सबसे पहले मतलब कि वो प्रोजेक्ट वहां पे बैठ ही नहीं सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ पे एसटी और एससी है उस पे वो बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन विकास कार्य के लिए बहुत अगर जरूरी हो जाता है और कहीं तो कहीं पे जमीन उपलब्ध है कि नहीं, कहीं और जमीन उपलब्ध नहीं है, तब जाके यहाँ पे वो प्रोजेक्ट बैठेगा, लेकिन उसके लिए भी ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। तो यहाँ पे ये ग्राम सभा का टर्म यहाँ पे आपको इस एक्ट में देखने को मिलेगा, जो कि आदिवासियों की रूढ़िगत व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, जिसको पढ़ा बोला जाता है, मुंडा मानकी बोला जाता है। तो पूरे देश में आदिवासियों के साथ में जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसकी अनुमति आवश्यक होगी। केंद्र सरकार को अगर जमीन चाहिए, राज्य सरकार को अगर जमीन चाहिए, किसी कंपनी को जमीन चाहिए, तो
तो वो सबसे पहले आएगी ग्राम सभा के पास में, कलेक्टर के पास में, और कलेक्टर आएंगे ग्राम सभा के पास में, और पब्लिक हियरिंग करके फिर वो अनुमति लेके तब जाके वो प्रोजेक्ट वहां पे बिठा सकते हैं, अगर ये चीज नहीं है। दूसरी बात है कि प्रोजेक्ट वहां पे बैठ भी रहा है, अगर अनुमति मिल भी गई है एनओसी, उसके बाद फिर क्या है कि जो आरक्षण उनको विस्थापित किया जा रहा है जिस जगह पे, वो भी आरक्षित क्षेत्र होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। दूसरी बात है कि वहां पे भी सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये और बाकायदा मतलब कि बाजार मूल्य से 3 गुना ज्यादा मुआवजा भी उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक शर्म की बात है, आपके पूरे झारखंड की बात करें, अगर ये मामला अगर कोर्ट केस के माध्यम से, मैं चूंकि वकालत भी कर रही हूँ और आने वाले दिन में मैं तो ये करने भी वाली हूँ, जितने भी कंपनी झारखंड में बैठे आदिवासियों की जमीन पे, अनुसूचित क्षेत्र में, अगर इन सारों के मामलों को उठा के वहां पे ये पूछा जाए, सरकार से ये सवाल किया जाए कि ये जो भूमि अधिग्रहण कानून के सेक्शन 41-42 के सारे प्रावधानों का कितना अनुपालन हुआ है, तो सरकार को मतलब कि मेरे को लगता है कि मुआवजा देते देते सरकार ही बिक जाएगी, ये सिचुएशन आ जाएगा। तो ये अनदेखा अभी तक होता आया है यहाँ के आदिवासियों के साथ में, यहाँ के मूल निवासियों के साथ में। तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से कि जो कानून में जो प्रावधान है विस्थापित करने के बाद जमीन देने का, मतलब आदिवासी कभी भी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में वो चाहते हैं कि विकास के साथ में हमारा विनाश नहीं हो। तो इसीलिए कभी भी अगर विकास के लिए यहाँ पे आते हैं तो जो विकास के प्रावधान जो दिए गए हैं उस कानून में उनका अनुपालन होना चाहिए। बिल्कुल पहली बात आपकी बिल्कुल सही है कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं है। दूसरी बात भी सही है कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। और जिन बातों का आपने जिक्र किया कि जो ग्राम सभा, ऐसे ये नारे आजकल सुनने में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, मगर इस ग्राम सभा का भी एक संवैधानिक प्रारूप है, चुनाव होता है। आधुनिक युवा जो है वो ये जो परंपरागत जो ट्राइबल टर्म्स का नाम हम लोग देते हैं सामान्य भाषा में, ये जो आदिवासी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, पढ़ा व्यवस्था है, जो भी आदिवासी के जो मूल शब्द है, मसना हो गया, हड़गड़ी हो गया, इनसे वाकिफ़ बहुत कोई नहीं है और इसका फ़ायदा भी कभी कभी कुछ लोग उठा लेते हैं। जैसे ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये आदिवासी समाज के लोग बैठते हैं, बैठकें होती है, उसमें चुने जाते हैं कौन अध्यक्ष होंगे, कौन पढ़ा राजा होंगे, कौन मानकी होंगे, मगर स्वघोषित कई सारे जो है आजकल पढ़ा संगठन चल रहे हैं। पिछले दिनों एक वाकया हुआ कि यही पढ़ा के लोग जो है आदिवासियों के ही ज़मीन में जाते हैं और आदिवासी ही उनसे प्रताड़ित हो जाते हैं, उनका फसल काट करके ले जाते हैं, जिसमें कि आप भी गई थी। तो कुछ बताएंगे इन सब बातों का क्या समाधान हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मतलब कालांतर में ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है और मैं सीधी सीधी बात ये कहना चाहूंगी, ये जो बुढ़मू की बात आप बता रहे हैं, व्यवस्था, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पढ़ा, मुंडा मानकी और डोकलो सोहर, माझी व्यवस्था, ये झारखंड के जितने 32 ट्राइब है, सारे ट्राइब में ये पारंपरिक व्यवस्था है जिसको संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। और जो बात आ रही है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, मतलब मैंने पहले अभी बताया सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन डाला हुआ है कि गांव के जो रीति रिवाज परंपरा है, आदिवासियों की रीति रिवाज परंपरा है, इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आजादी के पहले का करार भी है बकायदा। तो ये सारी चीजों को रखते हुए इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा विधानसभा का कानून अगर लागू होगा तो गांव के कानून के अकॉर्डिंग ही लागू होगा, वहां के लोकल लॉ के अकॉर्डिंग ही लागू होगा। तो इसको मान्यता है संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, मेरा ये कहना है कि कोई भी मतलब व्यक्ति हो अगर संविधान के अंदर में है तो उसको ये पावर नहीं है कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन करे। जहां तक बात है कि वो बुढ़मू में जो घटना हुई थी, जो सुनने में आ रही थी, वहां के सभी लोगों ने बताया था। 2-3 चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। एक तो जो पारंपरिक पाहन जो होते हैं उनके पीछे ये है कि जो वंशानुगत पाहन होते हैं, जो कि बाप पाहन था, उनका बेटा पाहन है, फिर उनका भी बेटा पाहन होगा, तो इस तरह की व्यवस्था चलती आ रही थी वहां पे। तो यही व्यवस्था आज भी चलेगी। दूसरी बात है कि पाहन से अगर उनको पाहन को हटा के दूसरे किसी पाहन को स्वघोषित उन्होंने पाहन नियुक्त कर दिया, और किन्होंने किया, जो व्यवस्था है पढ़ा की जिनको संवैधानिक मान्यता है उन्होंने नहीं, बल्कि स्वघोषित जिन्होंने कहा कि नहीं हम मतलब कि पढ़ा सरकार युवा संघ भारत है, ठीक है। तो संविधान में जो मान्यता है वो पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था को है। गांव है, एक गांव में मामला का निपटारा नहीं हुआ, कई गांव का समूह है, उसको पढ़ा कहा जाता है।
उन समूहों को मुंडा मानकी कहा जाता है। मुंडा समुदाय का अलग होता है, उरांव समुदाय का अलग होता है, लेकिन सारे जगहों पे एक ही सिस्टम है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो है वो उसी में गिनाया जाता है। एक मिनी संसद ही है, उसको पावर है, संविधान में उसको मान्यता है। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जजमेंट आए हुए हैं जहां पे ये कहा जाता है कि रूढ़ी प्रथा की बात आती है। कौन सी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है, जिसको संवैधानिक पावर है। तो मतलब कालांतर में मान लिया जाए कि मेरे यहाँ पे एक नियम है कि पुरखों को मान लिया जाए कि कुछ बलि प्रथा करने की परंपरा एक है, तो ये मेरे मतलब परदादा से चलती आ रही है या उसके पहले से चलती आ रही है, लेकिन बीच में अगर मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है, बीच में मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मतलब कि एक वंश खत्म होने के बाद में फिर से शुरू कर दिया, तो वो रूढ़ी प्रथा नहीं कहलाएगी। तो ये पारंपरिक व्यवस्था है जो बाप दादा के समय से ही चलती आ रही थी और आज भी चलती आ रही है। आज हम आके बोलेंगे, मैं आज घोषित कर दूं कि एक पढ़ा मेरा भी है, तो उसको व्यवस्था का पावर नहीं है, वो रूढ़ी प्रथा नहीं गिनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उसको कभी भी इजाजत नहीं देगा, कानून संविधान इजाजत नहीं देगा। और दूसरी बात है कि पाहन बदलने की जो व्यवस्था थी वो कहीं बाहर के लोग आके या फिर मैं ही आके पाहन नहीं बदल सकती हूँ। वहां के जो स्थानीय लोग थे, वहां के जो ग्राम सभा थी, वहां की जो पढ़ा व्यवस्था वहां की थी, उनको वहां पे पाहन चेंज करने की जरूरत थी। लेकिन कहीं बाहर से लोग आके वहां पे पाहन को चेंज किए, बाकायदा घोषणा भी कर दिए कि पाहन, चूंकि पाहन की जमीन उनको व्यवस्था के अनुसार मिलती है कमाने खाने के लिए, कि वहां पे ये जमीन पे, पहनाई जमीन पे ये धान लगाएंगे, धान लगाने के बाद काटेंगे और उसी से फिर मतलब अपना गुजारा करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था सारी जगह पे है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, जब पाहन, स्वघोषित पाहन जो कि कहीं बाहर का था, उसको पाहन घोषित कर दिया, उनके परिवार का भी नहीं था, तो ये भी नियम विरुद्ध है कथित तौर पे। तो उनको पाहन घोषित करने के बाद में 3 एकड़ जो उनकी पहनाई जमीन पे उनके द्वारा लगाई गई थी, उन सारे धान को काट के ले गए। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है और गलत है, संविधान कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। जहाँ पे पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सा आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा पे इंटरफेयर करने से अभी हिचकती है, क्योंकि कोर्ट के भी कई सारे ऑर्डर है कि नहीं, आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा के खिलाफ में आप लोग मतलब कि नहीं कर सकते। पहले ग्राम सभा के में ये डिसीजन होगा, फिर जाके एसडीएम के पास। अभी रिसेंट में ही एक जजमेंट आया है छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी चीजें मतलब कि जो है, इस कारण से पुलिस भी मोस्टली आदिवासियों के बीच में इंटरफेयर करने से पहले 10 बार सोचती है। लेकिन यहाँ पे सीधी सीधी बात ये है कि आपस के बीच की बात नहीं, व्यवस्था के बीच की बात नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे कोई बाहरी लोग आके, जैसे मैं भी अगर वहां पे जाके बोल दूं कि नहीं तुम पाहन चेंज कर दो, तो मेरी बात भी उनको नहीं सुननी है। वहां के लोग जो कर रहे हैं उसी बात को वहां पे मानना है। तो शुरू से लेके अभी तक हमारा जो सिस्टम कस्टम यही है कि जो लोगों को उनके रूढ़ी प्रथा, उनके कस्टम सिस्टम, संवैधानिक अधिकार को बताना, ना कि उस पर इंटरफेरेंस करना। तो जो हुआ है वो बिल्कुल सरासर गलत है, गैर कानूनी है। आप ही की बात के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कि वहाँ के जो लोग हैं बदलना भी है तो वहीं के लोग बदलेंगे। अब जैसे कि एक संवैधानिक तरीके से त्रिस्तरीय चुनाव का नाम दिया जाता है, जिसमें कि मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद चुने जाते हैं, ग्राम प्रधान भी चुने जाते हैं, वोटिंग होती है। तो जो एक अगर कहें कि कागज पे इस लोकतंत्र में एग्जिस्ट करता है, तो वो जो ग्राम प्रधान चुनाव जीत के आए हैं, जो मुखिया चुनाव जीत के आए हैं, पंचायत समिति चुनाव जीत के आए हैं, पंचायत समितियों के अध्यक्ष होते, प्रमुख होते, ये लोग ग्राम सभा करते हैं। अभी एक स्वघोषित जो शब्द मैंने कहा, इस तरह से कुछ पढ़ा सरकार के लोग एक संगठन बना के आ रहे हैं, संविधान की बातें कह रहे हैं, और ये जो वहाँ पर जो लोगों के द्वारा वोट से चुने गए लोग हैं उनसे टकराव कहीं हो जाता है। ये ग्राम सभा जो अभी है होता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा होता है जिन्हें वहाँ की स्थानीय जनता जो है वो चुनाव पे निर्वाचित की हैं। और एक ये संगठन आ जाता है, ये अपने आप को कहता है कि भाई हम आदिवासियों के रूढ़िवादी सरकार चला रहे हैं, स्थानीय स्वशासन का, और एक टकराव देखने में मिलता है। क्या समाधान है इसका? समाधान तो बस यही है कि कहा जाए कि अगर बातचीत से अगर हल हो सकता है, चूंकि टकराव की स्थिति है, लड़ने वाले भी अपने हैं, लड़ाने वाले भी यहाँ पे अपने ही हैं, बातचीत से समाधान हो जाता है। चूंकि पहले भी यहाँ पे प्रशासनिक दखल हो चुका है खूंटी में, इसी तरह की चीजें थी। और मेरा सीधे सीधे कहना ये है कि लड़ने वाले तो अपने हैं, आदिवासी हैं, लेकिन ये जो जहां जहां पे भी इस तरह की चीजें केवल आपको झारखंड में देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारी जगहों पे मैं घूमती हूँ, बहुत सारी जगहों पे ये चीज मैंने देखा है, जहां जहां पे भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होता है, ठीक है, जहाँ पे आदिवासियों की जमीन जाने वाली है और वहां पे उनकी परंपरागत व्यवस्था खड़ी है और मतलब कहीं ना कहीं वहां पे विरोध होगा, तो उस जगह पे आपसी विवाद खड़ा किया जाता है पूंजीपतियों और सरकार की मिली भगत से।
तो कहीं ना कहीं इस पे वैसे लोग शामिल हैं इस तरह की जो स्वघोषित व्यवस्था खड़ा करने में। मैंने देखा जहां जहां भी पारंपरिक व्यवस्था मजबूत होती है, मैंने पहले भी बताया, अभी एक्सप्लेन किया है कि सारा पावर जो है वो ग्राम सभा के पास में है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(3) का को खत्म करने के लिए भी बहुत सारे आपके कोर्ट में ऑर्डर भी